हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में। तो अभी तक लगभग डी ब्लॉक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोगों ने बात कर लिया था। तो K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट और कैमनोफोर। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्रोमाइट और यूज़ करते हैं, जबकि कैमनोफोर को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग पायरोलुसाइट या MnO2 यूज़ करते हैं। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करते हैं। बोथ आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 अल्कलाइन मीडियम में क्रोमेट आयन बनाता है, जिसके कारण वो येलो कलर प्रोड्यूस करता है। ये उसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, जिसके कारण उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट बाय 6, इट मींस 294/6 का फॉर्मेट यूज करते हैं। जबकि कैमनोफोर के इक्विवेलेंट वेट की अगर मैं बात करूं तो वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। कैमनोफोर स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन मीडियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा या एक नासेंट ऑक्सीजन निकालेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन मीडियम में कैमनोफोर का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना m/1 आता है। न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में कहेंगे तो m/3 आएगा और एसिडिक मीडियम में m/5 आता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा एसिडिक मीडियम में। तो इक्विवेलेंट वेट वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोनों कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करते हैं, मतलब दोनों फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेंगे, दोनों I- को I2 में या Ki को I2 में कन्वर्ट करेंगे, दोनों जो है H2S को सल्फर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कॉमन रिएक्शंस हैं जो दोनों के लिए आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब हम बात करेंगे आज 4F और 5F ब्लॉक के बारे में। इसमें देखिए एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, बस इसमें ये प्रॉब्लम है। तो इसको क्या करना है, जैसे देखिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको जब मैं पीरियोडिसिटी करवा रहा था वहां पर भी 4F और 5F के बारे में क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट, इनके कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। और वही काम हमको अभी भी करना है, उसमें ज़्यादा काम हमको नहीं करना है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पे इसके काम करना है। कॉन्फ़िगरेशन पर इसके क्वेश्चन आ सकता है। और कॉमनली क्या होता है जब क्वेश्चन आता है, तो क्योंकि हम ध्यान देते नहीं हैं, SPDF इनके कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत अच्छे से ट्रिक से याद रहते हैं, तो हम उन पे काम करते हैं तो वो हमें आसानी से बन भी जाते हैं, और इनमें हम ज़्यादा वर्कआउट करते नहीं है, इसलिए इसके कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन हमें बनते नहीं हैं। तो इतनी सी बात इसमें ध्यान रखना है कि आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन पर भी अच्छे से काम करना है, और अच्छे से आप काम करोगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के अलावा इसमें कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करने वाली चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ आसानी से बन जाएगा। मतलब एट अ इन अ लाइन आपको याद रहेगी, जो चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा वो आप आसानी से ध्यान रख पाओगे कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। बट कॉन्फ़िगरेशन पर स्पेशली इसमें आपको काम करना है, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखना है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो टोटल जो है इसमें टोटल 28 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड। टोटल 28 एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं एफ ब्लॉक के अंदर, जिसमें से 14 एलिमेंट्स जो है वो 4F ब्लॉक के हैं। 14 एलिमेंट्स इन 4F ब्लॉक। तो इसी तरीके से इनको नोट भी कर लेना है और इनको ध्यान भी रखना है कि क्या क्या चीज़ से मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 14 एलिमेंट्स इन 4F ब्लॉक। और क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं, सो इट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड। इट इज नोन एज लैंथेनॉइड। इसको हम लैंथेनॉइड भी कहते हैं। इसको हम 4F ब्लॉक के जो मेंबर हैं ये लैंथेनम के बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर शुरू होते हैं, इसलिए इनको हम
लैंथेनॉइड भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड। तो एक बात ये हो गई कि 14 एलिमेंट लैंथेनॉइड के अंदर हैं। 4f ब्लॉक में कुल 14 एलिमेंट आएंगे, इसको हम लैंथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 14 एलिमेंट्स आर ऑल्सो 14 एलिमेंट्स आर ऑल्सो इन 5f ब्लॉक। 5f ब्लॉक में भी कुल 14 एलिमेंट है, तो टोटल 28, जिसमें से 4f में आ गए 14 और 5f में भी आ गए 14 एलिमेंट्स आर ऑल्सो इन 5f ब्लॉक। एक्टिनियम के बाद शुरू होता है, इट इज नोन एज एक्टिनॉइड, इट इज नोन एज एक्टिनॉइड, इसको हम एक्टिनॉइड भी कहते हैं, एक्टिनॉइड्स भी इनको हम कहेंगे। तो दो सीरीजेस हो गई, इट इज लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। 14 एलिमेंट कुल लैंथेनॉइड के और 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड के, 14 लैंथेनॉइड और 14 एक्टिनॉइड। एक बात क्लियर, तो कुल एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो सीरीजेस हैं वो दो, एक 4f सीरीज और एक 5f सीरीज। क्योंकि ये डी ब्लॉक के बीच में ही आते हैं, इसलिए the F block elements are also called the F block elements. F block elements are also called F block elements are also called transition, inner transition element, inner transition element, inner transition element। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एफ डी ब्लॉक के शुरू और डी ब्लॉक के बीच में रहते हैं, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं इनको। ठीक, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लेस ऑकरेंस, बिकॉज ऑफ देयर लेस ऑकरेंस, लेस ऑकरेंस, कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इनको हम दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। कम मात्रा में मिलने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। कम मात्रा में मिलने के कारण इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक के बीच में रहते हैं, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसमें से एक बात आपको ध्यान रखना है, जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं वो सब सिंथेटिक एलिमेंट हैं और वो सब रेडियो एक्टिव नेचर के भी हैं। तो एक और खास बात मिल रही है यहाँ पे, उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो 4f सीरीज में, इन 4f सीरीज में, इन 4f सीरीज ओनली प्रोमीथियम, only promethium is radioactive, only promethium is radioactive। केवल प्रोमीथियम के अंदर रेडियो एक्टिव बिहेवियर होता है 4f वाले एलिमेंट्स में, मतलब 13 नॉर्मल एलिमेंट है। 5f सीरीज मतलब एक्टिनॉइड्स, 5f सीरीज all elements आर रेडियो एक्टिव, सभी एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, तो 5f सीरीज के सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द याद करना है, कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीजें बाहर न जाए। ठीक, और कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसके दोबारा बनाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी। तो 4f और 5f, 4f में केवल प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव नेचर का है, ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, जबकि 5f या एक्टिनॉइड में सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। अब देखो, जैसे आप हाइड्रोजन से आगे चलते हो, तो हाइड्रोजन ये आया आपका फर्स्ट पीरियड, और ये फर्स्ट ग्रुप पे चल रहे हैं हम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम
रुबिडियम और ये सीजियम, और सीजियम के बाद ये फ्रेंशियम, ये इतने एलिमेंट। अब देखो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। तो सीजियम के बाद आता है बेरियम 57, ये आ गया आपका ज़ैनॉन, ज़ैनॉन के बाद ये आ गया 55 और ये 56। बेरियम के बाद आता है लैंथेनम 57 पे। तो 57 का ये आ गया आपका फर्स्ट ग्रुप, ये आ गया आपका सेकंड ग्रुप, ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आ गया आपका सेकंड ग्रुप, ये आ गया आपका थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। और कौन सा पीरियड है ये? थर्ड ग्रुप के साथ सिक्स्थ पीरियड, थर्ड ग्रुप और सिक्स्थ पीरियड। यहां पे लैंथेनम के साथ रखे हुए हैं सारे लैंथेनॉइड, सीरियम से ल्यूटेशियम 71 तक, सीरियम से ल्यूटेशियम 71 तक सभी लैंथेनॉइड की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल? तो सीरियम 51 टू ल्यूटेशियम 71 सिक्स्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप में है। कहां पे है? सिक्स्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप में है। इट इज इनसाइड द सिक्स्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। देखो क्योंकि ये सब ढूंढना मुश्किल होता है, नॉर्मली हम लोग नॉर्मल वाले एलिमेंट के बारे में ही पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें पॉइंट आउट करके दे रहा हूं ताकि आपको केवल ध्यान रखना रहे। ठीक है, तो क्या लोकेशन होगी लैंथेनॉइड्स की? सिक्स्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप के नीचे है लैंथेनॉइड। यहां तक बात क्लियर? तो यहां पे आपके सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक के सभी लैंथेनॉइड प्रेजेंट हैं। कहां पर? सिक्स्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप के अंदर। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं अगले एलिमेंट की। तो अब जरा पहले इसको थोड़ा छोटा कर लें, तब आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो अब अगला सीजियम के बाद आएगा फ्रेंशियम। तो सीजियम के बाद फ्रेंशियम का पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? सीजियम के बाद आया फ्रेंशियम, तो सेवेंथ पीरियड हो जाएगा फ्रेंशियम। फ्रेंशियम के बाद आया रेडियम, रेडियम के बाद आया थर्ड ग्रुप के अंदर, थर्ड ग्रुप के अंदर आया एक्टिनियम, एक्टिनियम। तो ये फ्रेंशियम 87, रेडियम 88 और एक्टिनियम 89, ये आया एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड, एक्टिनियम सीरीज एक्टिनॉइड आया। एक्टिनियम के नीचे, एक्टिनियम के नीचे मतलब थर्ड ग्रुप और सेवेंथ पीरियड, थर्ड ग्रुप और सेवेंथ पीरियड एक्टिनियम के नीचे थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक प्रेजेंट है आपका एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज यहां पर प्रेजेंट है। तो कहां से कहां तक? थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103। व्हाट इज द इट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल? इट इज इन थर्ड ग्रुप एंड सेवेंथ पीरियड, थर्ड ग्रुप और सेवेंथ पीरियड में प्रेजेंट है एक्टिनॉइड सीरीज। नाउ इट इज क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। तो चीजों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने की आदत डालनी है। अब ये तो बात हो गई इसके पीरियोडिक टेबल के लोकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं 4F सीरीज के मेंबर्स के बारे में, उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको सभी कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल के समय भी बताया था। तो देखो इसमें एक बात और ध्यान रखना है, 4F और 5D, 4F और 5D में एनर्जी का वेरिएशन बहुत कम होता है। इसके कारण कई बार आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन को एस, एफ या डी में से किसी एक में रख देते हैं। ठीक, तो कई बार कुछ बुक्स में देखोगे तो जैसे 5F2 4F2 में प्रेजेंट होगा, डी में नहीं होगा। कुछ बुक में देखोगे तो डी में एक रखा होगा और 5F में भी एक रखा होगा। तो दिस इज ड्यू टू वेरी लेस डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ 4F एंड 5D। अब बात करते हैं
एक एक एलिमेंट के बारे में और उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ैनॉन कोर, उसको हम लोग ज़ैनॉन कोर से उठा लेंगे। ठीक है, तो पहला जो मेंबर है लैंथेनॉइड सीरीज का, उसकी बात करते हैं, सीरियम 58। सीरियम 58 नाम है, सीरियम, CERIUM, सीरियम 58। तो ज़ैनॉन कितना हो गया 54, ज़ैनॉन कोर कितना हो गया 54। अब आपके पास 54 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और आपका जो ऑर्बिटल का लेबल है वो कौन कौन सा आएगा, 4f आएगा, यहाँ पे 5d आएगा और 6s आएगा, ऐसे भी ध्यान रखो। तो कौन कौन से लेबल आएंगे ज़ैनॉन के बाद, 4f, 5d और 6s। ठीक है, ये 3 लेबल आपको यहां पे मिलेंगे। तो 6s2 रहता है, ये ध्यान रखेंगे। अब 6s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने s को दे दिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन s को दे दिया तो क्या बचा आपके पास, केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो एक f में रहेगा, एक d में रहेगा। समटाइम कुछ बुक्स में आप देखोगे ना तो d में दोनों रखे रहते हैं, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है कि ऐसा क्यों है, तो क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत कम रहता है इसलिए ऐसा कर देते हैं। अब देखो, अब अगर ये एलिमेंट जो है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या हो जाएगा 4s0, सॉरी 6s0, और क्या हो जाएगा उसके साथ साथ 5d0। तो +3 ऑक्सीडेशन यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, ये ध्यान रखना है, +3। और अगर पूरे निकाल लेगा तो +4 पे भी पहुंच जाएगा। तो +3 एंड +4 यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ध्यान रखना है। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +3 और +4। इसके बाद सीरियम के बाद, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58। सीरियम के बाद आएगा प्रेसियोडाइमियम, PR से लिखते हैं इसको, प्रेसियोडाइमियम। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 59। तो ये देखिए ज़ैनॉन कोर इन्वॉल्व, अब आपको बनाना कैसे, 4f लिखा आपने, 5d लिखा और 6s लिखा, ये तीनों ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होने वाले हैं, जिसमें से 6s तो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा ही रहेगा, तो 6s यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, और 4f में इसमें आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या शो करेगा, प्रेस्मोडाइमियम, +3 ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होगी, अगर वो s को छोड़ता भी है तो +3 यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होगी। ठीक है, प्रेसियोडाइमियम। प्रेसियोडाइमियम के बाद नियोडाइमियम, नियोडाइमियम, और नियोडाइमियम को हम लिखते हैं ND से, ND 60, ND, नियोडाइमियम 60। तो ज़ैनॉन कोर 4f4, मतलब 5d यहाँ पे एम्प्टी चलेगा, और ये हो जाएगा 6s2, 6s2, और ये 4f का क्या हो गया 4 हो गया, 4f4 और 6s2, नियोडाइमियम 6s हर बार 2 पे रहेगा, ये ध्यान रखना है। नियोडाइमियम के बाद आएगा प्रोमीथियम, PM, प्रोमीथियम, PM, प्रोमीथियम। ज़ैनॉन कोर 4f5, 5d0 और 6s2। कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देना है, प्रोमीथियम 61। तो ये हो गया प्रोमीथियम तक, है ना। प्रोमीथियम ही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसमें, और प्रोमीथियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, प्रोमीथियम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। प्रोमीथियम के बाद अगले मेंबर पे बात करते हैं, प्रोमेथियम के बाद समारियम 62, समारियम 62। तो समारियम 62 में देखो क्या होगा, ज़ैनॉन कोर 4f6, 5d0 और 6s2, 6s2 से लेना है। पहले वाले में देखिए डी में एक आया था, उसके बाद डी पूरा 0 पे चल रहा है, यहाँ पर भी प्रोमीथियम में भी डी 0 पर था,
और नियोडाइमियम में भी डी 0 पर है, और प्रेसियोडाइमियम में भी डी 0 पर है। 59 था ये, तो 3 इधर आ गया और 2 इधर, 5, 54 और 5 59, तो डी 0 पर चल रहा है सब में। ठीक है। समारियम, समारियम के बाद अगला जो मेंबर आएगा, समारियम के बाद अगला मेंबर आएगा यूरोपियम। यूरोपियम, इसको मैंने आपको याद भी करवाया था, एक स्लोगन बना के दिया था इसके लिए। तो समारियम के बाद यूरोपियम, और यूरोपियम में देखिए 4f7, 4f7, 5d नॉट और 6s2। अब यहाँ पे देखिए, तो समारियम में 4f7, यूरोपियम में, सॉरी, यूरोपियम में क्या हुआ, 4f7 पूरा फिल हो गया है। तो 4f7 पूरा फिल हो गया, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बाकी सबसे ज्यादा होगा। हाफ फिल्ड हो गया है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड होने के कारण। अब जैसे कभी एक्सेप्शनल पूछना होगा तो किसका आयोनाइजेशन एनर्जी यहां तक आने पे सबसे ज्यादा हो रहा है, तो यूरोपियम का आयोनाइजेशन एनर्जी यहां तक आने पर सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया है। अब 4f में देखिए, यहां से अब ध्यान देना है आपको, एक बात और ध्यान देना है, वो ये कि यहां पर आपको, यहां तक आने पर आपको डी कहां तक, एक पहले वाले में डी में एक इलेक्ट्रॉन गया था, बाकी सब में डी कहां पे है, 0 पे है। कहां तक, यूरोपियम तक, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस पे कंसंट्रेट करके इसको ध्यान रखना है, इसलिए सभी चीजों को फाइनली अच्छे से बनाना है। तो यूरोपियम तक, प्रोमीथियम से लेकर यूरोपियम तक डी में कोई इलेक्ट्रॉन अभी एंट्री नहीं कराया है मैंने। कहां पे था, सीरियम में था डी में एक इलेक्ट्रॉन। फिर 6s हर बार कंप्लीटली फिल्ड है, ये ध्यान रखना है, 6s2 था, तो फिर सीधे सीधे F में इलेक्ट्रॉन डालते हुए आया हम कहां तक, 7 तक। कहां पे, यूरोपियम में। अब बात करते हैं यूरोपियम के बाद, मतलब 63 के बाद के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो 63 के बाद अगला जो मेंबर आएगा वो है 64। तो 64 नंबर का जो एलिमेंट है उसके बारे में अब बात करेंगे। तो 64 पे आ जाएगा गैडोलीनियम, जीडी, गैडोलीनियम। तो कॉन्फ़िगरेशन ज़ैनॉन कोर, और आपको तीनों एनर्जी लेवल पता है, 4f, 5d और 6s2। कितना, 65। तो 6s2 हमने कर लिया। 4f7 और d में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री फिर हुई, डी में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री फिर हुई, मतलब प्रोमीथियम के बाद, या आप ऐसा कह लो सीरियम के बाद डी में एक और इलेक्ट्रॉन आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, गैडोलीनियम में मिल रहा है। और गैडोलीनियम भी स्टेबल होगा क्योंकि F7 की सिचुएशन में है गैडोलीनियम भी। तो गैडोलीनियम में आपको डी में फिर एक इलेक्ट्रॉन मिला। गैडोलीनियम के बाद अगला जो मेंबर आएगा टर्बियम, टीबी। 65 पे आ जाएगा टर्बियम, टीबी 65। फिर से यहां से डी की एंट्री हटानी है आपको। 4f9, मतलब एक ये वाला और एक नया वाला आ रहा है, दोनों कहां जाएंगे, 4f में। तो 7 + 2 9, 5d एम्प्टी और 6s2, ये आया टर्बियम। अब उसके बाद 66, 65 के बाद टर्बियम के बाद 66 डिस्प्रोशियम, डिस्प्रोशियम 66। तो डिस्प्रोशियम 66 और इसका इंडिकेशन टर्म है डी वाई। क्या से इंडिकेट करते हैं, डी वाई से। तो ज़ैनॉन कोर 4f10, 5d नॉट, 6s2 is the configuration. Okay, 67 और 67 नंबर पर आएगा होल्मियम, होल्नियम, HO, होल्नियम HO। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा, ज़ैनॉन कोर 4f, ज़ैनॉन कोर, इसके बाद 4f11, 5d0, 6s2। होल्नियम के बाद आएगा 68 नंबर, और 68
नंबर किसका है? अर्बियम का, अर्बियम। एंड अर्बियम का इंडिकेशन है ER से, ER। अब कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? ज़ैनॉन कोर 4F12 5D0 और 6S2। अर्बियम के बाद 69। अर्बियम के बाद आएगा थूलियम, थूलियम TM, थूलियम इज द इंडिकेशन। और ज़ैनॉन कोर 4F13 5D0 और 6S2। ठीक है, तो 5F13 और 6S2। अभी तक देखिए डी में कोई इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं कर पाया है मैंने। अब आया टर्बियम 70। टर्बियम का इंडिकेशन, इटार्बियम, सॉरी इटार्बियम, इटार्बियम का इंडिकेशन है YB, YB इटार्बियम। और इटार्बियम में ज़ैनॉन कोर 4F14 और 5D0 और 6S2, 6S2। इसलिए इटार्बियम कॉमनली 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और इटार्बियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इटार्बियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आते आते अभी तक कहीं भी डी नहीं आया था, बीच में एक जगह डी की एंट्री हुई थी और वो एलिमेंट था गैडोलिनियम जिसमें 5D1 आया था। अब आया 71 ल्यूटेशियम। अब 4F तो 14 पहले से ही हो चुका है, तो 4F14 5D1 और 6S2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 5D में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री हुआ। तो 3 ऐसी जगह थी जहाँ पे डी में एक एक इलेक्ट्रॉन गया है। वो पहला सीरियम, सीरियम के बाद आया था गैडोलिनियम और गैडोलिनियम के बाद आया ल्यूटेशियम। तो ये 3 एलिमेंट हैं जिनमें डी में एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई। बाकी का कॉन्फ़िगरेशन 6S और 4F, उसमें से भी 6S हमेशा 2 पे था। तो आप आसानी से कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, कोई दिक्कत अब कॉन्फ़िगरेशन में आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। आसानी से कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में, इनके अगले और क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखनी है उस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको बता दिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमनली कितना होता है? +3। कॉमन कितना है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। सम मेंबर्स show +2 and +4 ऑल्सो। कुछ मेंबर में +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगा। सम मेंबर शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। तो देखो सीरियम को अगर आप 4+ पे लेके जाओगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 0 पे पहुंच जाएगा। तो सीरियम में +4 एग्जिस्ट करेगा 4F0 करने के लिए। ठीक है, सीरियम के साथ टर्बियम भी +4 पे जाएगा। टर्बियम अगर 4+ पे जाता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4F7 बनता है और 4F7 मतलब हाफ फील्ड रहेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सीरियम में 4+, टर्बियम में 4+, और यूरोपियम में जो कॉन्फ़िगरेशन है, यूरोपियम अगर हम 2+ पे लेंगे तो 4F7 मिलेगा आपको। यूरोपियम में भी 2+ लेने पर कॉन्फ़िगरेशन 4F7 मिलेगा। उसके बाद इटार्बियम मैंने आपको पहले ही बताया था, इटार्बियम में अगर हम 2+ लेते हैं, इटार्बियम में अगर हम 2+ लेते हैं तो 4F14 का कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा। 4F14 का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा इटार्बियम +2 में। तो ये स्पीसीज जो है वो स्पेशली ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो सीरियम 4+,
टर्बियम 4+, यूरोपियम 2+, और इटार्बियम 2+, हाईली स्टेबल स्पीसीज होंगी इसमें से। अब स्टेबिलिटी का रीजन आपको पता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आर स्टेबल ऐसा आप कह सकते हो इनके बारे में, आर स्टेबल। तो स्टेबल क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। द स्टेबिलिटी इज हायर बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल है। अब अगली और कुछ बातें इसमें इंपॉर्टेंट, तो समारियम SM, समारियम 2+, समारियम 2+, यूरोपियम 2+, और इसके साथ साथ इटार्बियम 2+, इटार्बियम 2+ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छे अपचायक के जैसा काम करते हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होने की पावर होती है इनके अंदर। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। तो इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करते हैं, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम कर रहे हैं मतलब खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर रहेगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देने की पावर मतलब रिड्यूसिंग, रिडक्शन तो होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इनके अंदर ऑक्सीडाइज होने की पावर होगी, ठीक है। और सीरियम +4, सीरियम 4+, सीरियम 4+, टर्बियम 4+, सीरियम 4+, टर्बियम 4+ आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन देने की पावर होगी इसके अंदर। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज मतलब सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेने की पावर। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक साइज एंड रेडियाई, क्योंकि आगे की जो प्रॉपर्टी है वो सब इसी से रिलेट करेगी, इसलिए हम लोग पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। तो जब 4f इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, 4f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो 4f ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, 4f ऑर्बिटल के अपने डिफ्यूज्ड शेप के कारण 4f के ऑर्बिटल के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो ऑन अकाउंट ऑफ वेरी डिफ्यूज्ड शेप ऑफ f ऑर्बिटल इट एक्सपीरियंस द शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट मिनिमम। इस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने लगता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने लगेगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ये तो बात हो गई, है ना, लॉजिक की बात हो गई। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज जो है कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा, जैसे जैसे 4f या 5f में भी आप कह लीजिए। हालांकि 5f का साइज 4f से तो बड़ा ही होगा क्योंकि 2 लेवल उसमें और आ जाएंगे, 7s 6d और 5f आ जाएगा, तो कंपैरेटिवली 5f का साइज बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है इसका मतलब नेचुरली न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण, न्यूक्लियर चार्ज के डोमिनेट होने के कारण 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के एंट्री के साथ साथ
एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई दोनों कम होता जाएगा, और दोनों के कम होने के कारण साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसको कहते हैं लेंथानॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन 4f और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन 5f। 5f में उसको हम एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे और लेंथेनॉइड में हम उसको एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अब एक बार साइज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, इन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, इन बोथ द सीरीज द एटॉमिक साइज आर आयोनिक रेडियाई। तो एक कॉमन बात कर लेते हैं, इन लैंथेनॉइड and actinoid series, in lanthanoid and actinoid series, the atomic size and ionic radii, are continuously decreases from cerium to lutetium and thorium to lawrencium, तो एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडियाई दोनों डिक्रीज होगा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज दोनों को कॉमन एक साथ बता दिया मैंने, इन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। इट इज known as lanthanoid and actinoid contraction, और इसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा इसके ऑर्बिटल्स के अंदर, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके कारण साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इन केस ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज इट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, वेयर इन केस ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज इट इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड सीरीज में इसको हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे और एक्टिनॉइड सीरीज में इसको हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लॉजिक के बारे में। पता तो आपको है ही कि लॉजिक क्या है, बट वंस एक बार हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो ऑन अकाउंट ऑफ very diffused shape of f orbital, on account of very diffused shape of f orbital, on account of very diffused shape of f orbitals, the 4f इलेक्ट्रॉन अगर लैंथेनॉइड में होगा तो 4f और एक्टिनॉइड में होगा तो 5f। the 4f electron shield each other quite poorly, from nuclear charge, मतलब शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। शील्ड ईच अदर क्वाइट पुअरली एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज increases
more than shielding effect, increases more than shielding effect, increases more than shielding effect. Hence atomic size and ionic radii decreases from cerium to lutetium, और 5F होगा तो decreases from thorium to lawrencium. This is known as lanthanoid and actinoid कंटरैक्शन. इसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कंटरैक्शन. कुल मिलाकर के केवल एक बात ध्यान रखना है कि कुछ जो शेप होता है उसके कारण लैंथेनॉइड पर स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक्टिनॉइड पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो वैल्यू है हायर साइज के एटम में लगता है स्क्रीनिंग इफेक्ट. मतलब मिडिल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं. तो ये जो फिनोमेना है स्क्रीनिंग इफेक्ट या जो रिपल्शन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर इफेक्ट डोमिनेट करेगा. तो न्यूक्लियर जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ, रिपल्शन कम होगा तो न्यूक्लियस खींचना शुरू कर देगा, और न्यूक्लियस खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा. इसलिए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर जो आयोनिक रेडियाई या एटॉमिक साइज है वो रिस्पेक्टिवली बढ़ने की जगह कम होता जाता है, और इसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कंटरैक्शन. दिस फिनोमेनन इज नोन एज लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कंटरैक्शन. इसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कंटरैक्शन. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन क्योंकि बाकी के सारी प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड रहेगी. तो देखो, अब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछेंगे तो क्या होगी, शुरू वाले मेंबर से लेके लास्ट वाले मेंबर तक साइज क्या हो रहा है, नॉर्मली कम हो रहा है साइज. तो साइज कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी. अब अगर मान लो पूछते हैं बेसिक नेचर के बारे में, तो व्हाट इज अबाउट द बेसिक नेचर. तो बेसिक नेचर क्या होता है, OH आयन डोनेट करने के ऊपर डिपेंड करता है. तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. साइज छोटा होगा तो OH बॉन्ड जो है वो छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी OH की, और बॉन्ड लेंथ कम होगा तो ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी. तो जो बेसिक नेचर है लैंथेनॉइड का, हालांकि एक्टिनॉइड में मैंने आपको बताया कि साइज बड़ा हो जाएगा एक्टिनॉइड में एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड. तो लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड्स जो है वो मोर बेसिक होंगे, लेकिन लैंथेनॉइड में बेसिक नेचर या एक्टिनॉइड में बेसिक नेचर डाउनसाइड जाने पर या सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर रेगुलरली क्या होगा, कम होता जाएगा. ठीक है, तो बेसिक नेचर में चेंजेस आ जाएंगे इसके. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में जो लैंथेनॉइड्स हैं उनका जो बेसिक नेचर होगा वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा लैंथेनॉइड का बेसिक नेचर. लैंथेनॉइड्स में अब बेसिक नेचर कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. इसके बाद इनमें खाली ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जहां जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सभी स्पीसीज कैसी है, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगी. और जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कैसे होंगे, वो डाईमैग्नेटिज्म शो करेंगे. मैग्नेटिक मोमेंटम भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी होगी, क्योंकि छोटे साइज के होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी हायर होगा और एम्प्टी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होंगे, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी होगी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के अंदर. ठीक है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के जो सॉल्ट हैं वो कलर भी शो करेंगे. तो कलर कब शो करेंगे, जब FF इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा. जैसे डी ब्लॉक में पढ़ा था हम लोगों ने DD इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, तो वैसे ही F ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, FF इलेक्ट्रॉन
ट्रांजिशन होगा। तो एफ एफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होने के कारण ये सॉल्यूशन के अंदर कलर शो करेंगे। ठीक है, तो केवल F0 और F14 लैंथेनॉइड में दो कंडीशन होगी जो कलरलेस होंगे, बाकी सब जहां पर पॉसिबिलिटी होगी, जैसा हम लोगों ने डी ब्लॉक में पढ़ा है, तो जहां पर भी F0 और F14 की कंडीशन नहीं होगी वो सब कलर शो करेंगे। एक्टिनॉइड में एक कंडीशन रहती है 0, 7 और 14। 7 पर भी हाईली स्टेबल हो जाता है, इसलिए वो भी कैसे होते हैं, F7 वाले भी एक्टिनॉइड में कलरलेस आयन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कलर्ड आयन शो करेंगे। मोस्टली एफ इलेक्ट्रॉन जब अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे, जहां पे पूरे पेयर्ड होंगे वहां पे डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे। तो ऑल द प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद द डी ब्लॉक मेंबर, और इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि साइज बिल्कुल क्वाइट सेम साइज होती है लेंथेनॉइड्स की, तो सेपरेशन थोड़ा मुश्किल होता है। तो सेपरेशन में ध्यान रखेंगे इसके कि सेपरेशन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है लेंथेनॉइड के केस में, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल वेरी सिमिलर साइज। तो सेपरेट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं। तो दे आर सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है, बाय आयन एक्सचेंज मेथड ये सेपरेट होते हैं। बेसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, बेसिक नेचर के बारे में, कि लैंथेनम या सीरियम से ले लो, आप लैंथेनम से भी ले सकते हो। तो लैंथेनम से लेकर के जब सीरियम से ल्यूटेशियम तक आप जाओगे तो आयोनिक रेडियाई रेगुलरली क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, देयर इज इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ MOH बॉन्ड। तो MOH बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर के बढ़ने के कारण बेसिक नेचर जो है वो कम होता जाता है। एज सेम एज एक्टिनॉइड्स में भी आपको काम करना है। एक्टिनॉइड्स के कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं, हम लोगों ने पेरियोडिसिटी में भी कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, और ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेम। बस केवल एक बात ध्यान रखना है कि एक्टिनॉइड्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनॉइड्स आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सभी एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि लैंथेनॉइड में केवल प्रोमीथियम इज ओनली द रेडियो एक्टिव। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। एक्टिनॉइड्स भी कैसे होंगे, वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, कलर्ड आयन बनाएंगे, एफ ट्रांजिशन के कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी होगी। अब हम बात करेंगे इसके बाद इनके यूजेस के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस और फिर दोनों की कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट यूजेस, तो यूजेस क्योंकि 2-3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी अलग से बात कर लेते हैं। पहली, नंबर 1, मिक्स्ड मेटल। अब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। मिक्स्ड मेटल, तो मिक्स्ड मेटल क्या होता है, कंटेन रेयर अर्थ एलिमेंट, कंटेन रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट का कंपोजिशन रहता है इसमें लगभग 94 to 95%, 94 to 95% तक इसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट रहता है। आयरन 5%, आयरन 5%, 5% इसमें आयरन रहती है, और ट्रेस मतलब सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में इसके अंदर रहता है सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन एंड कैल्शियम। सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन और कैल्शियम। तो ये मिक्स्ड मेटल का कंपोजिशन है। सिलिका, कैल्शियम, आयरन और थोड़ा सा एल्यूमिनियम भी रहता है। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो दे आर इन मिक्स्ड मेटल। और रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उसमें 40% रहता है लैंथेनम, 40% लैंथेनम, 40% लैंथेनम और 44% के आसपास अदर। इट इज पायरोफोरिक एलॉय, इसको हम पायरोफोरिक एलॉय भी कहते हैं। इट इज
फोरिक एलॉय, पायरोफोरिक एलॉय भी इसको हम कहते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसका ध्यान रखना है, पायरोफोरिक एलॉय कहते हैं। और क्या क्या इसके यूजेस हैं मिक्सचर मेटल के, तो सिगरेट का लाइटर जो बनता है, उसकी जो घिर्री जहाँ पे उसका रोटर चलता है जिससे कि चिंगारी निकलती है, वो होता है मिक्सचर मेटल। बुलेट्स के लिए भी, बुलेट्स बनाने में भी यूज होता है ये। तो यूजेस क्या है, सिगरेट एंड गैस लाइटर पहला। सिगरेट एंड गैस लाइटर्स, गैस लाइटर। गैस लाइटर्स। और दूसरा जो इसका यूज है, फ्लेम थ्रोइंग टैंक, ट्रेसर बुलेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट एलॉय है मिक्सचर मेटल, इसको पॉलीफोरिक एलॉय भी, पायरोफोरिक एलॉय भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद सीरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड को सन ग्लासेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। सन ग्लासेस, अच्छे क्वालिटी के जो ग्लास हैं, जिनको लेंसेस, गॉगल्स बनाने के लिए जो यूज होते हैं, उसमें यूज होता है कट द अल्ट्रावायलेट रेस, कट द अल्ट्रावायलेट रेस, कट द अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस से आंखों को बचाता है ये सीरियम ऑक्साइड। तो सीरियम ऑक्साइड का यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के इफेक्ट से आंखों को बचाने के लिए। और सीरियम ऑक्साइड को ग्लास के ऊपर भी पॉलिश करते हैं, तो पॉलिशिंग ऑफ ग्लास में यूज होता है सीरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ सीरियम ऑक्साइड के यूजेस हैं। इसके बाद थोरियम, यूरेनियम, थोरियम यूरेनियम एज अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होते हैं। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम भी एज अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है, जहाँ पे प्लूटोनियम को फिर यूरेनियम में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर के हेल्प से जो है प्लूटोनियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम, ये सब एज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज होते हैं, एज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं यूजेस के बारे में। सीरम ऑक्साइड को ध्यान रखना है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आंखों को सेफ करता है। इसके बाद सीरियम ऑक्साइड जो गैस मेंटल होते हैं उनको भी बनाने के लिए यूज होता है। गैस मेंटल्स के लिए भी सीरियम ऑक्साइड यूज होता है। सीरियम ऑक्साइड फॉर मेकिंग, हालांकि वो सिल्क के बने होते हैं लेकिन उस पर पॉलिशिंग की जाती है, फॉर मेकिंग गैस मेंटल। गैस मेंटल्स ऐसा गैस के ऊपर ऐसे गुब्बारे जैसा लगाते हैं। किसी ने अगर पुराना गैस जो पहले लाइट जलाने के लिए यूज करते थे गैस मेंटल्स को, है ना, गैस मेंटल से लाइट जलाने के लिए यूज करते थे, तो फुग्गे जैसा, गुब्बारे जैसा रहता है, उसके ऊपर बांध देते हैं और बांधने के बाद जब बर्न करते हैं तो हाईली ग्लो करता है। तो ग्लोइंग का जो काम है वो सीरियम ऑक्साइड से आता है उसके अंदर। तो इट इज अबाउट योर टॉपिक लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, और इनकी प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा हम कंपेयर कर लेते हैं। एक कुछ चीज़ें और बता देता हूं मैं आपको। तो लैंथेनॉइड में ध्यान रखना है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, उसके अलावा 2+ और 4+ ऑक्सीडेशन रहेगा लैंथेनॉइड में। तो कॉमन +3, उसके अलावा 2+ और 4+ ऑक्सीडेशन भी शो करते हैं कुछ मेंबर्स। इसके बाद एक्टिनॉइड्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी वो कॉमन +3 है। +3 के अलावा 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6,
7 और 2 ऑक्सीडेशन नंबर भी एक्टिनॉइड में आती है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये स्मॉलर साइज के होते हैं, इसलिए इनके जो बेसिस हैं वो लेस बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। एक्टिनॉइड में साइज थोड़ा बढ़ेगा तो जो बेसिस हैं वो मोर बेसिक कैरेक्टर के होंगे। और लैंथेनॉइड में ऑक्सो आयन बनाने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं होती है, स्मॉलर साइज के कारण ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स जो है वो ऑक्सो आयन का फॉर्मेशन करते हैं। एक्टिनॉइड्स आल्सो फॉर्म द ऑक्सो आयंस। और केवल प्रोमीथियम को छोड़कर सभी एलिमेंट जो है वो नॉर्मल एलिमेंट है लैंथेनॉइड में, जबकि एक्टिनॉइड्स में सभी एलिमेंट कैसे हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। और कॉमन जो प्रॉपर्टी है, कलर हो गया, कलर्ड आयन हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, ये सब कॉमन प्रॉपर्टीज है जो दोनों में होगी। कलर एफ ट्रांजिशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्मॉलर साइज, हायर आयोनाइजेशन होगी तो द लॉजिक इज द स्मॉलर आयोनिक रेडियाई छोटा होते जाता है, बट पी ब्लॉक से कंपेयर नहीं करेंगे हम इसको, वहां पे बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जीज हायर हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज सम कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। कॉन्फ़िगरेशन पे दोनों के मेनली आपको काम करना है, और कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दोनों के बनवा के दिए हैं पीरियोडिक टेबल के समय ही। लैंथेनॉइड्स का मैंने रिपीट कर दिया है, उसी तरीके से एक्टिनॉइड्स के भी कॉन्फ़िगरेशन आपको ड्रॉ कर लेने हैं और इस पर काम करना है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट यूनिट।